नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम शालिनी चौरसिया है। मैंने पिछली क्लास में कुछ एमसीक्यू को कवर कराया था। आज इसी एमसीक्यू की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों का दूसरा क्लास लूंगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे, इसको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि उस्ताद हलीम जाफर खां कौन सा वाद्य बजाते थे। तो वीणा बजाते थे कि सितार बजाते थे, मतलब ऑप्शन में है सरोद या पखावज। तो उस्ताद हलीम जाफर खां जो है वो है सितार बजाते थे। ठीक, तो उस्ताद हलीम जाफर खां के विषय में हम कुछ जानेंगे। तो उस्ताद हलीम जाफर खां को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। जादूगर के नाम से जाना जाता है। ठीक, सितार के जादूगर से। और इनका जो जन्म है वो हुआ है 18 फरवरी 1929 इंदौर के जावरा नामक जगह पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो संगीत की शुरुआती शिक्षा है इन्होंने अपने पिता से ली, जो कि इनके पिता का नाम था जाफर खां। ठीक, इन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता से ली थी। और इनकी संगीत की शुरुआती शिक्षा गायन से हुई है, ना कि सितार से। ठीक, इनकी गायन से शुरुआत हुई है। और इन्होंने फिर आगे चल के सितार की जो शिक्षा है इन्होंने लिया है बाबू खां बिनकर से। बाबू खान बिनकर। और इन्होंने बाबू खां बिनकर से बहुत कम समय में सीखा है, या कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश इनको बहुत कम समय मिला है कि इन्होंने इनसे सीखा। जब ये सीखे तो 2 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई बाबू खां बिनकर की। तो फिर उन्होंने अपनी सितार की जो शिक्षा है इन्होंने रोका नहीं, फिर उन्होंने आगे महबूब महबूब खां जी से इन्होंने फिर सितार की अपनी शिक्षा जो है वो प्रारंभ की, आगे बढ़ा। और बहुत ही मेहनत से इन्होंने सितार की शिक्षा प्राप्त की। और फिर इनको मिलता है आगे चल के इनको 1970 में पद्मश्री से नवाजा गया। और 2006 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। पद्म भूषण से नवाजा गया। और इन्होंने 1978 में हमील एकेडमी ऑफ सितार 1978 में खोला, ताकि संगीत का प्रसार हो सके, आगे संगीत और आगे बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को संगीत सीखने का मौका मिले। तो इन्होंने 1978 में हमील एकेडमी ऑफ सितार खोला। और इन्होंने मसीद खानिगत और रजा खानिगत तो था ही, इन्होंने एक नवीन जाफर खानिगत का इन्होंने आविष्कार किया। और इनकी मृत्यु मुंबई में 4 जनवरी 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उस्ताद हलीम जाफर खां कौन सा वाद्य बजाते थे? सितार। और भी देख लेते हैं ऑप्शन में कि बीड़ा है। ठीक, तो बीड़ा वादक भी बहुत सारे हैं। तो जो मुख्य बीड़ा वादक है मैं उनका नाम लिख दे रही हूँ कि जैसे अहमद राजा खान। और एक और प्रसिद्ध नाम है जिनका है अब्दुल अजीज खान। और जो सरोद में जो वादकों के नाम है, एक बहुत ही प्रसिद्ध वादक हैं अमजद अली खां। इनको सरोद का सम्राट कहा जाता है। ठीक, तो एक दो देख लीजिए कि सितार का जादूगर किसे कहते हैं? हलीम जाफर खां को। और सरोद के जो सम्राट है वो है अमजद अली खां। और पखावज में अगर हम नाम ले, पखावज वादकों का नाम ले, तो एक आते हैं हमारे बहुत ही प्रसिद्ध राम सिंह जी, और दूसरे हमारे जानकी प्रसाद। ठीक, तो मैंने हलीम जाफर खां के विषय में कुछ बता दिया, और ये बीड़ा वादक, सरोद वादक, पखावज वादक के भी कुछ नाम बताए हैं मैंने। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, हो सके तो एमसीक्यू में आगे ऐसा क्वेश्चन आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? तो निम्न में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है? तो पहले हम उत्तरांगवादी को समझते हैं। ठीक, अलैया बिलावल है कि मालकौन से कामोद है, कोई नहीं। ठीक, तो हमारे जो ये 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि
और एक सा को ले लिया गया ताकि इसका विभाजन किया जा सके। इसको दो भागों में बांटा गया, ठीक। इसको बना दिया गया पूर्वांग, मतलब पूर्व अंग का राग और पूर्व अंग का स्वर, और इसको बना गया उत्तरांग, ठीक। तो उत्तरांग में ये सभी स्वर आते हैं और पूर्वांग में ये सभी स्वर आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा राग उत्तरांगवादी है। तो निम्न में से कौन सा राग है, तो ये अलहैया बिलावल इसका सही आंसर है। अलहैया बिलावल का जो थाट है, अलहैया बिलावल के बारे में भी कुछ जान जाते हैं कि अलहैया बिलावल बिलावल थाट से है, ठीक। बिलावल थाट का ये राग है और इसका जो वादी है वो है धैवत यानी कि ध, ठीक। और जो समवादी है वो है हमारा गंधार, ठीक। जो संवादी है वो गंधार है और इसकी जो चलन है वो तार सप्तक में विस्तार रूप से चलता है, ठीक। मतलब तार सप्तक में, इधर के स्वरों में ज्यादा चलता है तार सप्तक में, ठीक। और जो इसका प्रकृति है बिलावल, अलहैया बिलावल का जो प्रकृति है वो है करुड़ रस का, ठीक। करुड़ रस का है ये इसका प्रकृति। और इसका जो न्यास का स्वर है, न्यास का जो स्वर है वो है प और ग, पंचम और गंधार। और जो इसमें स्वर संवाद होता है, मतलब कि बार बार स्वर संवाद आएगा आपको आलाप करने में। तो स्वर संवाद जो है इसका, स्वर संवाद किस स्वरों को किया जाता है, स्वर संवाद जो है ये या स्वर संगति कह सकते हैं, वो है ध और ग। ध ग की संगति बार बार हम अलहैया बिलावल में देख सकते हैं, ठीक। तो क्या है कि राग उत्तरांगवादी है, तो इसका सही आंसर है अलहैया बिलावल, ठीक। अब आते हैं कि झाला किस लय में बजाया जाता है, ठीक। तो झाला को समझने से पहले हम लय को समझते हैं कि लय क्या है। तो देखिए संगीत लय में ही पिरा हुआ होता है, ठीक। तो लय के तीन प्रकार हैं, ठीक। तीन प्रकार लय के। एक होता है हमारा विलंबित लय, एक होता है हमारा मध्य लय, एक होता है हमारा द्रुत लय, ठीक। तो विलंबित लय को हम समझेंगे कि विलंबित का मतलब धीमा, ठीक, धीमा गति। मध्य का मतलब मध्य में गति और द्रुत का मतलब तेज गति, ठीक। तो इसमें क्या है, धीमी गति, धीमी गति होती है। जैसे कि मान लीजिए हम जैसे बोलते हैं एक दो, ठीक। तो ये धीमी गति है। मध्य में हम आते हैं, ये जो होता है वो विलंबित का जो है, विलंबित का ये दुगुन होता है, ठीक। विलंबित लय जिस लय में बोलते हैं इसी का ये दुगुन होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं इसको एक दो, फिर इसमें बोलेंगे एक दो, ठीक। द्रुत जो होता है वो विलंबित का तिगुन होता है और मध्य का दुगुन होता है। मतलब कि मध्य से भी दुगुन स्पीड में बोलेंगे द्रुत। जैसे मान लीजिए हम विलंबित में बोले एक दो, एक दो, इसमें बोलेंगे एक दो, ठीक। तो इस तरीके से ये द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय। ऐसी ताल में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए तीन ताल का एक बोल लेते हैं, धा धिन धिन, ठीक। ऐसे करके धा दिन दिन धा दिन दिन दा। तो फिर विलंब मध्य में क्या हो जाएगा, विलंबित में बोले धा धिन धिन, तो मध्य में धा धिन धिन, द्रुत में धा धिन धिन धा। तो ऐसे करके ये द्रुत गति में हो जाएगा, ठीक। विलंबित लय में हम जो होता है ख्याल गायकी होती है, ठीक। विलंबित में ख्याल, पहला ख्याल, दूसरा जो होता है वो ध्रुपद, ध्रुपद गाया जाता है, तीसरा जो होता है वो धमार, ठीक। और मध्य लय में हम अक्सर गाते हैं गीत को, कोई भी गीत। दूसरा हम गाते हैं भजन को। और द्रुत लय में जो होता है, द्रुत लय में हम तराने गाते हैं, ठीक। तराने द्रुत लय में गाते हैं और झाला भी द्रुत लय में ही होता है हमारा। झाला जो होता है वो द्रुत लय में ही बजाया जाता है और तराने भी, ठीक। तो अब इतना हम समझ गए लय को। अब आते हैं हम झाला पे कि झाला किसे कहते हैं, ठीक। तो झाला को हम इधर देख लेते हैं कि झाला किसे कहते हैं, झाला, ठीक। अगर हम बाज के तार पे एक बार दा मारे, ठीक। और जो चिकारी का तार होता है उस पे हम रा मारे, ठीक? उल्टा, मतलब दा का मतलब एक बार सीधा उंगली से ऐसे मार देंगे और फिर रा में ऐसे उल्टे उंगली से मारेंगे, ठीक। उल्टा ऐसे दा रा, ठीक। तो बाज का तार में दा और चिकारी के तार में रा एक या दो से अधिक बार मार सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो ये प्रक्रिया है इसी को हम झाला कहते हैं।
तार में ये शिकारी का तार होता है। और इसको झाला को बजाने के लिए मिजराफ का प्रयोग किया जाता है। मिजराफ का प्रयोग किया जाता है। और झाला गत में सुंदरता प्रदान करता है और झाला को लास्ट में बजाया जाता है। ठीक, सभी राजा खानी मसीद खानी गत को बजा के फिर झाला को लास्ट में बजाया जाता है। इससे गत की खूबसूरती बढ़ती है। ठीक, और इसको द्रुत लय में बजाया जाता है। तराने भी द्रुत लय में ही गाते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भुर्जी खां किस घराने से संबंधित है। तो भुर्जी खां हमारे जो है वो किस घराने से संबंधित है, तो जयपुर घराने से संबंधित है। ठीक, जयपुर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करती हैं। तो ये करती हैं कुंचिपुड़ी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुंचिपुड़ी, कुंचिपुड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है। तो सारंगी को बो की सहायता से बजाते हैं। ठीक, मिजराफ की सहायता से तो सितार बजाते हैं। ठीक, सितार को मिजराफ की सहायता से बजाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से स्वर कोमल होते हैं। ठीक, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन से स्वर कोमल होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 12 स्वर होते हैं और 12 स्वरों को मैंने एक्सप्लेन किया था। एक बार और देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सारे ग म प ध ध नी। ठीक, तो इसमें कौन कौन से कोमल होते हैं। ये रे कोमल, सा रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, म शुद्ध, म तीव्र, पंचम, धैवत कोमल, ध निषाद कोमल और शुद्ध निषाद। ठीक, इसमें कौन कौन से स्वर कोमल है। एक ये ग 3 4। ठीक, रे ग ध नि, रे ग ध नि, ये इसका आंसर होगा। और विकृत स्वर अगर पूछे आपसे कि विकृत स्वर कितने हैं तो हम 5 बताएंगे। ठीक, अगर कोमल आपसे पूछे कि कोमल स्वर कितने हैं तो हम बताएंगे 4। और अगर तीव्र पूछे कि तीव्र स्वर कितने हैं तो बताएंगे 1। और अगर शुद्ध स्वर पूछे तो बताएंगे हम 7। और पूरा पूछे कि पूरा स्वर कितना है एक सप्तक में तो हम बताएंगे 12। ठीक, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ऑप्शन भी इस तरीके से आ जाता है। ठीक, तो विकृत में ही एक तीव्र होता है और एक होता है हमारा 4 होता है कोमल। ठीक, तो यही मिला के 5 होता है विकृत। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अचल स्वर, अचल स्वर किसे कहते हैं। ठीक, पहले तो 2 होता है। ठीक, अचल स्वर में देखिए चल स्वर और एक होता है हमारा अचल स्वर। ठीक, एक चल स्वर और एक अचल स्वर। तो चल स्वर में क्या है, चल स्वर मतलब जिसका 2 रूप हो। ठीक, जिसका 2 रूप हो। तो 2 रूप में देखिए कौन कौन सा है। हमने पिछले ये वाला देखिए, जैसे कि 2 रूप इसका है, रे का 2 रूप है, ग का 2 रूप है, एक शुद्ध में तीव्र में है, एक धैवत है और एक निषाद है। तो 1 2 3 4 5 का 2 रूप है। ठीक, तो चल स्वर में वही हो गया कि 5 है स्वर जो चल स्वर है। और अचल स्वर में जिसका कोई रूप नहीं है। तो पिछले वीडियो में देख रहे हैं कि जिसका देखिए सा का कोई रूप दूसरा नहीं है और ना ही पंचम का कोई दूसरा रूप है। तो ये हमारे 2 स्वर इधर हो गया, मतलब सा और प। सा और प जो है वो अचल स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि संगीत में कुल कितने सप्तक होते हैं। हमने पहले ही बताया कि संगीत में 3 सप्तक होते हैं। ठीक, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक होता है हमारा मंद्र, एक होता है हमारा मध्य और एक तार। ठीक, मध्य में जो होता है वो बिंदु नीचे लगता है स्वर के, और मध्य में कुछ नहीं, और तार में स्वर के ऊपर। मध्य में क्या होता है हमारा धीमा आवाज होता है, मतलब आवाज में हमारे बेस होना चाहिए। ठीक, मंत्र स्वरों को बोलने के लिए मध्य में हम जो आमतौर से जो बोलते हैं वो है मध्य, और तार में ऊंचा आवाज में बोला जाता है। ठीक, ऊंचा आवाज में। ठीक, और ये जो चिन्ह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि बिना चिन्ह का हमको पता नहीं चलेगा कि वो स्वर तार सप्तक में गाना है या बोलना है, या मंद्र में बोलना है या मध्य में बोलना है। तो बिना चिन्हों का अगर हम स्वरों को बोलने की कोशिश किए तो सब इधर से उधर मिल जाएगा और कुछ स्वर स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, तो संगीत के कुल कितने सप्तक हैं, 3 माने गए हैं। नेक्स्ट में आएंगे कि एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर है। हमने पिछले वीडियो में यहाँ पे ऐसे इस वाले एमसीक्यू में बताया था कि कितने शुद्ध है। शुद्ध देखिए 7 यहाँ बताया है मैंने
ठीक, शुद्ध वही सारे गामा पध निसा। ठीक, तो एक सप्तक में कुल कितने शुद्ध स्वर हैं? 7। ठीक, अगर कुल पूछेगा कुल कितने हैं तो ये है 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि औड़ो जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? ठीक, औड़ो जाति के राग में पहले हम जाति को समझते हैं कि संगीत में कितनी जातियां हैं। तो संगीत में 3 जातियां मानी गई हैं। ठीक, संगीत में 3 जातियां हैं। ठीक, कौन कौन सी जातियां हैं? एक तो है औड़ो जाति, एक है साडो जाति और एक संपूर्ण जाति। पहला जो है हमारा वो है औड़ो जाति, दूसरा जो है हमारा साडो जाति और तीसरा संपूर्ण जाति। ठीक, तो जैसे कि अभी तो आप लोग को समझ में नहीं आता होगा औड़ो जाति क्या है। तो जैसे कि राग जो होता है, राग में जैसे कि मान लीजिए किसी राग में आरोह में लग गया 6 स्वर और अवरोह में लगा 7 स्वर। ठीक, तो औड़ो में 5 होता है, इसमें 6 और इसमें 7। तो अगर किसी राग में लग गया कि हाँ आरोह करते समय 6 स्वर का प्रयोग है, 1 स्वर कोई वर्जित है और अवरोह करते हुए संपूर्ण स्वर का प्रयोग है कुल कुल, तो इसी की ये जो 6 है इसको हम कहेंगे साडो और जो 7 है वो है संपूर्ण। ठीक, तो जाति क्या हो जाएगा किसी इस राग की? साडो संपूर्ण। ठीक, तो इसी जाति के, इसी 3 जाति के दो दो जो उपजाति हैं, उपजाति हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 9 जातियां आती हैं। ठीक, 9 जातियां, लेकिन मुख्यतः जो होती है वो हम बताएंगे 3। कुल जाति पूछे तो हम बताएंगे 9। अब ये इसकी दो दो जो उपजातियां हैं उसको हम देखते हैं। ठीक, पहला देखते हैं कि औड़ो जाति की कौन सी वो 2 उपजातियां हैं। तो ये देखिए औड़ो औड़ो। ठीक, दूसरा हमारा आ गया औड़ो शाडो। ठीक, साडो में 6 स्वर होते हैं, संपूर्ण में 7 स्वर और औड़ो में 5 स्वर। फिर औड़ो संपूर्ण। फिर आते हैं साडो में। ठीक, साडो में आते हैं हम, साडो साडो। ठीक, फिर इसकी जो दो दो उपजातियां हैं वो है साडो औड़ो। फिर जो तीसरा है साडो में उपजाति इसकी कौन सी? साडो संपूर्ण। ठीक, वैसे ही आते हैं हम संपूर्ण में। ठीक, संपूर्ण की जो 2 उपजातियां हैं वो भी इसी प्रकार होगा जैसे हम ऊपर 2 देखे हैं। तो संपूर्ण साडो संपूर्ण औड़ो। ठीक, तो पहले आप लोग को यहाँ हम बताएं, यहाँ पता है देखिए कि औड़ो में 5 स्वर होंगे, साडो में 6 स्वर होंगे, संपूर्ण में 7 स्वर होंगे। ठीक, तो अब देखेंगे औड़ो औड़ो, अगर किसी राग की जाति औड़ो औड़ो है इसका मतलब कि उसके आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर है। अगर किसी राग की जाति औड़ो शाडो है इसका मतलब कि इसके आरोह में 5 और लौटते समय 6 स्वर बोले गए हैं। अगर किसी राग की औड़व संपूर्ण जाति है इसका मतलब कि आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में 7 स्वर है। उसी प्रकार इसमें अगर शाडो साडो है इसका मतलब कि आरोह में 6 अवरोह में 6। अगर फिर साडो औड़ो की बात करें तो 6 और 5, फिर 6 और 7। उसी प्रकार संपूर्ण में 7 और 7 स्वर, फिर 7 और 6 स्वर, फिर 7 और 5 स्वर। तो इस प्रकार जातियां उपजातियां सब मिला के हमारे 9 जातियां हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि औड़ो जाति। अब आप लोग को पता हो कि औड़ो में 5 स्वर है, तो औड़ो जाति के राग में कितने स्वर हैं? स्वर हैं 5। ठीक, और ये जो है ये तो संपूर्ण इसको बोलेंगे। ठीक, संपूर्ण है ये जो है हमारा शाडो है। ठीक, तो इस प्रकार इसका 5। ठीक, औड़ो जाति में 5 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राग की मुख्य कितनी जातियां होती हैं? राग की मुख्य बताएं हम कि मुख्य पूछेगा तो 3 जातियां और कुल जातियां पूछेगा तो हम बताएंगे 9। ठीक, ठीक 3। नेक्स्ट आते हैं कि राग की कुल कितनी जातियां। देखिए राग की कुल कितनी जातियां? 9 होती है। जो ये हम समझाए हैं पीछे, यही है 9 जातियां, यही 9 जातियां हैं। ठीक, 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 9
तो आते हैं कि राग के सबसे मुख्य स्वर को क्या कहते हैं। तो राग के सबसे मुख्य स्वर को वादी कहते हैं। ठीक, वादी स्वर किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। ठीक, वादी स्वर किसे कहते हैं। तो वादी स्वर जो राग में जिस स्वर का अधिक प्रयोग हो, वही वादी स्वर है। ठीक, जिस राग में मान लीजिए किसी राग में गंधार का अधिक प्रयोग हो रहा है, ठीक, तो वो उस राग की वादी स्वर हो जाएगा, वो उस राग का वादी स्वर हो जाएगा। ठीक, वादी जो स्वर होता है, अगर हम वादी स्वर को मान लीजिए, वादी स्वर को अगर हम, या वादी संवादी स्वर को, संवादी आगे बताएंगे, वादी संवादी स्वर को अगर अच्छे से ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता है किसी राग में, तो वो राग बिगड़ जाता है या उस राग का स्वरूप स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाता है। इसलिए वादी और संवादी स्वर का महत्व समझ के किसी भी राग में लगाया जाता है। ठीक, तो जिस स्वर को बोलने से किसी राग की स्पष्टता हो, तो वो वादी स्वर है। ठीक, या वादी स्वर अधिक प्रयोग होता है। वादी स्वर को क्या कहा गया है कि वादी स्वर जो है वो राग का जीव स्वर है। ठीक, जीव स्वर है, और इसी वादी स्वर को राजा कहा जाता है। ठीक, राजा। और संवादी को मंत्री कहा जाता है। संवादी स्वर क्या होता है, यही बता दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि जो संवादी होता है वो वादी से कम प्रयोग होता है। ठीक, जो वादी स्वर से कम प्रयोग स्वर लगे उसी को संवादी कहते हैं। मान लीजिए किसी में गंधार का बहुत प्रयोग हो रहा है, ठीक, फिर बाद में फिर गंधार को छोड़ दिया जाए, तो फिर मान लीजिए रे का बहुत प्रयोग हो रहा है गंधार के बाद, तो यही हमारा हो जाता है संवादी स्वर, और ये जो गंधार है ये हो जाता है हमारा वादी स्वर। तो वादी संवादी में संबंध ऐसा है जैसे कि मंत्री का राजा से होता है। ठीक, तो अगर वादी स्वर हमारा राजा है तो संवादी हमारा मंत्री है, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी राग में। महत्वपूर्ण तो सभी अंग है जितने भी राग में है, थाट, वादी, संवादी, जाति, उपजाति, संप्रकृति राग, ये सबका महत्व है। लेकिन अगर वादी संवादी हमारा शुरुआती शिक्षा होता है तो इसका प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक, इसी एमसीक्यू के श्रृंखला में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वादी के बाद राग का कौन सा स्वर मुख्य होता है। तो हमने पिछले बताया कि संवादी होता है। ठीक, वादी के बाद हमारा संवादी होता है, इसको कहते हैं मंत्री, ये होता है हमारा राजा। ठीक, तो हमने सभी जितने भी एमसीक्यू लिए थे मैंने सभी को समझा दिया। अगर कुछ दिक्कत हो आप लोगों को या कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। धन्यवाद आज के लिए।